बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, शपथ ग्रहण होता है, 26 मंत्री बनाए जाते हैं और उसके बाद से खींचतान शुरू होती है कि कौन सा मंत्रालय किसके कोटे में जाना चाहिए। क्योंकि अगर घटक दलों की बात करें तो यहां पर बीजेपी और जेडीयू दो बड़े स्टेक होल्डर हैं जो चाहते हैं कि बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उनके खाते में आए। इस बीच में चिराग पासवान भी अपने खाते में भले दो ही मंत्री हैं लेकिन कोई बड़ा मंत्रालय लेना चाहते हैं। लेकिन इस खींचतान के बीच में जो समीकरण निकल करके सामने आ रहा है उस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंत्रालय का बंटवारा वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्रालय आपस में रजामंदी के साथ बांट लिया जाए, लेकिन मंत्रालय का बंटवारा लगभग वैसा ही है जैसे सीट का बंटवारा हो रहा था। काफ़ी मान मनोबल का दौर चला, काफ़ी समझौते के लिए मीटिंग हुई, कई बैठकें हुई, उसके बाद जाकर के चीज़ें फाइनलाइज हुई। उसी तरीके से अब मंत्रालय को लेकर की भी कई दौर की बैठक आपस में हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है, चाहे वो ओथ सेरेमनी से पहले अमित शाह आते हैं, वो नीतीश कुमार से बंद कमरे में बैठ कर के बातचीत करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से, वो एक लिस्ट लेकर के जाते हैं और उस पर सहमति बनाने की कोशिश करते हैं और ये माना जाता है कि सहमति बन भी गई। लेकिन सहमति बनी कैसे, वो फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि बंद कमरे में जो बातें होती है उसका लबो लुआब क्या होता है वो केवल आपको वाईबीएन बिहार झारखंड में ही सुनने को देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि अंदर बैठक जो हुई, जो बंद कमरे में बातचीत हुई, उस दौरान ये बात निकल करके सामने आई कि जो हैवीवेट मंत्रालय हैं उसका बंटवारा केवल जेडीयू और बीजेपी के बीच ही होगा। जो बाकी के घटक दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, तो उन्हें कोई भी हैवीवेट मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। हैवीवेट मंत्रालय कहने का मतलब होता है गृह विभाग, विधि, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इस तरह के जो तमाम मंत्रालय हैं, कृषि को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के जो मंत्रालय हैं इसे हैवीवेट मंत्रालय कहा जाता है। और अगर हम पिछले सरकार की बात करें तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था। 2005 से लगातार नीतीश कुमार ही अपने पास गृह मंत्रालय रखते आ रहे हैं, क्योंकि सुशासन बाबू हैं और सुशासन बाबू नाम पढ़ने के पीछे कानून व्यवस्था एक बड़ी वजह है। और कानून व्यवस्था जब तक वो अपनी मुट्ठी में नहीं लेंगे तब तक कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन पिछली बार जब महागठबंधन छोड़ करके वापस बीजेपी के खेमे में आए थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त फिर से ये चर्चा शुरू हुई थी और लगभग ओथ सेरेमनी के बाद में लगभग 5 दिनों तक सहमति नहीं बन पाई थी, खास करके गृह विभाग को लेकर के कि गृह विभाग किसके पास होगा। बीजेपी ये चाहती थी कि गृह मंत्रालय को अपने पास रख लें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार नीतीश कुमार की ही बात माननी पड़ी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा चॉइस था नहीं। तो क्या इस बार खराब सेहत और खराब मानसिक संतुलन का हवाला दे करके नीतीश कुमार से ये विभाग लेने में सफल रहेगी बीजेपी, क्योंकि इस पर तमाम बातचीत हुई है। हालांकि जो नतीजे सामने आए वो यही है कि गृह मंत्रालय अब भी नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे। और दूसरी जो बड़ी जो हैवीवेट मंत्रालय की बात हो रही है उसमें वित्त मंत्रालय हैवीवेट मंत्रालय रहा है। तो वित्त मंत्रालय हमेशा से बीजेपी के खाते में रहा है। जब सुशील मोदी भी डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो उनके पास भी वित्त मंत्रालय हुआ करता था, बाद में तारकिशोर जी के पास आया और बाद में अगर उसी तरीके से कालांतर में चलता रहा। हालांकि जब महागठबंधन में गए नीतीश कुमार तो वित्त मंत्रालय भी अपने पास इन्होंने रख लिया था। लेकिन जब सम्राट चौधरी बने डिप्टी सीएम तो वित्त मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास ही रहा। तो कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि वित्त मंत्रालय एक बार फिर से सम्राट चौधरी के पास ही रहने वाला है अगर गृह मंत्रालय लेने में सफल नहीं हो पाई बीजेपी तो।
अब शिक्षा मंत्रालय की बात कर लें, अगर हम लोक निर्माण मंत्रालय की कर लें, या राजस्व विभाग की बात कर लें, या फिर हम विधि विभाग की बात कर लें, तो ये जो तमाम मंत्रालय, चाहे राजस्व की बात कर लें, चाहे विधि की बात कर लें, तो ये सब भी बीजेपी के कोटे में आता हुआ दिख रहा है। खेल मंत्रालय की बात कर लें, खेल मंत्रालय में तो जो श्रेयसी सिंह है, जो कि एक शूटर भी इंटरनेशनल लेवल की, तो उनको ये खेल मंत्रालय मिलने की ये बात कही जा रही है। और लेसी सिंह या फिर जो रमा निषाद है, उन दोनों में से किसी को एक को महिला विकास मंत्रालय देने की बात की जा रही है। और अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंत्रालय की बात करें, तो वो एक बार फिर से जीतन राम मांझी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उनके बेटे के पास ये मंत्रालय आ जाएगा, यानी संतोष कुमार सुमन को ये मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा जो तमाम मंत्रालय हैं, चाहे कृषि की बात कर लें, तो कृषि के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये जेडीयू के खेमे में चला जाए। और इसके अलावा अगर हम बात शिक्षा की कर रहे हैं, तो शिक्षा जो बीजेपी है वो अपने खेमे में रखेगी। और इसी के साथ विधि की भी बात हो रही है, विधि भी अपने खेमे में रखेगी बीजेपी, राजस्व भी अपने खेमे में रखेगी, पशुपालन और जो मंत्रालय है, जो मत्स्य विभाग है, तो वो मंत्रालय भी बीजेपी अपने खेमे में रखने की बात कर रही है। या हो सकता है कि मत्स्य विभाग मदन सहनी, जो कि जेडीयू के कोटे से आते हैं जीत करके, तो उनको मिलने की बात भी की जा रही है। या फिर रमा निषाद के पास ये मंत्रालय जा सकता है, जो कि बीजेपी के उसमें है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से मंत्रालय का बंटवारा होना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, तो उसके लिए भी तमाम मोल भाव किए गए, और ये माना जा रहा है कि स्पीकर के पद को लेकर के ये समझौता हो गया कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा, और गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार अपने पास रख सकते हैं। इस तरह की बातचीत और इस तरह के जो समझौते पर सहमति बन चुकी है, क्योंकि जो प्रेम कुमार कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और वो मंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर नहीं आए, तो उसे ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रेम कुमार को ही स्पीकर पद के लिए मनोनीत किया जाएगा, उनको ही निर्वाचित किया जाएगा। और इसी बिना पर बीजेपी शायद गृह मंत्रालय का पद नीतीश कुमार को देने के लिए राजी हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अब जो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र को जीतन राम मांझी के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंत्रालय मिलने की बात है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए है, उनके लिए हो सकता है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विभाग जो है वो उनके बेटे को मिल जाए, जो दीपक प्रकाश हैं। और जो चिराग पासवान हैं, वो भी चाह रहे हैं कि 2 बड़े मंत्रालय उनके पास आएँ, और इसके लिए वो भी चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जो विकास मंत्रालय है वो उनके पास एक जरूर आए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो दूसरे, कम से कम एक कृषि मंत्रालय की बात कर लें, या फिर युवा मामलों से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय हो तो उसको, या फिर वो जो उद्योग और जो वो मंत्रालय होता है, उद्योग मंत्रालय जो है वो लेने की बात करें। 3-4 चॉइस ऐसी हैं जो चिराग पासवान ने आगे करके दिया है कि इस मंत्रालय पर हमारा हक बनता है, और हम ये चाहते हैं रोजगार संबंधित जो भी मंत्रालय है उस पर भी अपना ये हक जता रहे हैं, ताकि, क्योंकि जो चिराग पासवान है उनके एजेंडा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, और उन्होंने रोजगार, पलायन और इस तरह के मुद्दे को अपना चुनावी प्रचार में बहुत प्रमुखता से उठाया था। और चिराग पासवान का मानना है कि अगर उद्योग धंधे अपने बिहार में लगाए जाएंगे तो इससे रोजगार पैदा होगा और इससे पलायन को रोकने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके खाते में उद्योग मंत्रालय जैसी चीज़ें जरूर आए, साथ ही जो लोगों को रोजगार देने की बात होती है उससे जुड़ा हुआ जो भी है वो उनके हिस्से में आए। तो कुल मिलाकर के अभी हर तरफ से कह लें कि समझौता बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इन मुद्दों पे समझौता हो सकता है, लेकिन कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिस पर दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। वो हैवीवेट मंत्रालय, मलाईदार कह लें आप मंत्रालय, वो मंत्रालय ऐसे हैं जो कि बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जाने के लिए वो बहुत ही अहम मंत्रालय होने वाला। चूँकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि कुछ ऐसे मंत्रालय उनके हाथ में रहे जिससे केंद्र से उनको मदद उस मंत्रालय को मिले और उस मंत्रालय का बेहतर काम हो और बिहार को ज़्यादा विकसित बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके। सड़क निर्माण मंत्रालय भी इसमें से एक मंत्रालय हो सकता है, जिसके अंदर में आकर के जिस तरीके से एक्सप्रेसवे 5-6 एक्सप्रेसवे बिहार में डेवलप करने की बात की जा रही, जो केंद्र सरकार की मदद से यहाँ पर किया जाएगा, तो बिहार
में जो बीजेपी है वो यही चाह रही है कि ऐसे तमाम मंत्रालय जिसमें उन्हें केंद्र की मदद मिल सकती है वो मंत्रालय अपने खाते में रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जा सके कि हमने इस तरह की उपलब्धियां हासिल की है। तो यही वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर एनडीए के अंदर में जोड़ तोड़ चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में इसका परिणाम आपको सामने मिलता हुआ नजर आए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।